हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का जियोग्राफी का पेपर। यह पेपर 3 मार्च को सेकंड शिफ्ट में आयोजित हुआ था। तो जियोग्राफी का पेपर है वो दोनों शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, जिसमें से हम सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। यह सेकंड पेपर था जिसके अंदर 100 सवाल पूछे गए थे, 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें से हम 99 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड है। हम जियोग्राफी के पेपर को यूनिट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल जियोग्राफी का सेक्शंस ले रहा हूँ। एनवायरमेंटल जियोग्राफी में लगभग 12 सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल था, उसमें 4 बायोटिक एलिमेंट्स थे और इनको सामने मैच करना था। फंगी, टाइगर, प्लांट और डियर दिया गया था, इनको मैच करना था। तो फंगी होता है वो डीकम्पोजर होता है, टाइगर शीर्ष उपभोक्ता होता है, प्लांट है वह उत्पादक होता है और डियर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। दूसरा सवाल था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो किस वर्ष तक पूरे करने हैं। तो हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से शुरू हुए, 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद में एक फूड चेन दी गई थी। इस फूड चेन को सही सीक्वेंस में जमाना था। तो सबसे पहले ग्रास होती है, ग्रास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक खाता है और स्नैक को बाज खाता है। इस सीक्वेंस में जमाना था। चौथा था, COP27 किस शहर में आयोजित हुआ था। तो COP27 शर्म अल शेख शहर में आयोजित हुआ था। पांचवा सवाल था जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और यह स्टेटमेंट किससे संबंधित था ये पूछा था। तो यह स्टेटमेंट डीप इकोलॉजी से संबंधित है, तो डीप इकोलॉजी इसका आंसर होगा। छठा सवाल था, इसके अंदर यह पूछा गया था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो बायोमास संचित करते हैं, बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, वो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन थे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्लांट करते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और प्लांट शोषण के बाद जो बचती है उनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और जो प्राइमरी उपभोक्ता करते हैं वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर सातवां सवाल था कि पोस्ट डिजास्टर स्टेज से संबंधित कौन सा स्टेप है। तो पोस्ट डिजास्टर स्टेज में रिहेबिलिटेशन किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है। आठवां सवाल था, उसके अंदर लगभग 3 या 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उन स्टेटमेंट में एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कार्बन एमिशन के लिए बनाया गया है, तो वो गलत था। इसके अलावा जो रियो के जो 2 स्टेटमेंट थे वो सही थे। एक स्टेटमेंट तो एजेंडा 21 से संबंधित था और दूसरा था कि रियो समिट के दौरान किस पे सिग्नेचर हुए थे। तो मतलब सिग्नेचर हुए थे या तो UNCBD था और या UNCCD था, उनमें से एक था और वो दोनों सही थे। तो एजेंडा 21 भी रियो समिट के दौरान ही था और UNCBD या UNCCD पर साइन भी रियो समिट के दौरान ही हुए थे। तो ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट थे, बाकी वाले गलत थे। 9th क्वेश्चन था, एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो 4 इकोसिस्टम दिए थे, उनमें से एक्वेटिक कौन कौन से हैं, जलीय कौन कौन से हैं, उनको पहचान करनी थी। तो एक वेटलैंड था और शायद दूसरा डेल्टा या कोई और था। 2 एक्वेटिक इकोसिस्टम सही थे, बाकी के टेरेस्ट्रियल या कोई और थे। 10th क्वेश्चन था, उसके अंदर 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और इनमें से कौन से करेक्ट है ये बताना था। तो पहला था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसके एग्जाम्पल है महोगनी, एबोनी और रोजवुड। और दूसरा, मानसून फॉरेस्ट के जो एग्जाम्पल है वो है साल और सागवान, साल और टीक। इसके अलावा जो 2 स्टेटमेंट थे जो कुछ एक्सवुड के वगैरह के थे वो गलत थे, केवल 2 ही सही थे। 11th क्वेश्चन था, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम बायोमास किस में संचित रहता है। तो मैक्सिमम बायोमास है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किस में रहता है, प्रोड्यूसर में रहता है, जो प्लांट्स में रहता है, क्योंकि इसका जो होता है आधार होता है वो वाइड होता है, बेस होता है वो वाइड होता है पिरामिड में, बायोमास के पिरामिड में। फिर जो 12th क्वेश्चन था, डेज पूछे गए थे, उन डेज को मैच करना था कि कौन सा डे को क्या मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे
और 5 जून को एनवायरनमेंट डे और 16 सितंबर को ओजोन डे। दूसरा सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत 9 सवाल पूछे गए थे। तो पहला था एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ साथ। तो इसमें ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर यानी कि सौर मंडल और मध्य मंडल में टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। अगला सवाल था अल नीनो के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। पहला स्टेटमेंट था कि अल नीनो से फिशिंग प्रभावित होती है, तो बिल्कुल प्रभावित होती है। दूसरा स्टेटमेंट था कि अल नीनो की वजह से जो अपवेलिंग होती है वो कम होती है और उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन है वो कम मात्रा में होता है। ये भी सही था और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये पहले को एक्सप्लेन कर रहा था। तीसरा सवाल था एरोसोल से संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। 4 स्टेटमेंट से कौन कौन से सही है ये बताना था। तो एक स्टेटमेंट में एरोसोल्स के एग्जाम्पल बताए हुए थे जैसे सी साल्ट स्प्रे, क्ले पार्टिकल, और तो वो सही था। दूसरा था कि एरोसोल की वजह से पॉल्यूशन होता है तो एरोसोल्स पॉल्यूशन करते हैं, ये भी सही था। एक स्टेटमेंट था कि एरोसोल मीजोस्फीयर में ज़्यादा होते हैं, तो यह गलत था, सौर मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल था मोस्ट डेंजरस लाइटनिंग यानी तड़ित या बिजली कौन सी होती है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, एक इंटरक्लाउड लाइटनिंग, एक इंटरक्लाउड लाइटनिंग और एक क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग और दूसरी भी क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग थी। एक पॉजिटिव वाली थी और एक नेगेटिव वाली थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो होती है नेगेटिव क्लाउड और पॉजिटिव अर्थ वाली जो लाइटनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। वैसे जो क्लाउड टू अर्थ, जो क्लाउड टू ग्राउंड वाली जो लाइटनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। इन दोनों में से जो नेगेटिव जो क्लाउड और पॉजिटिव ग्राउंड वाली सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। अगला था वार्म फ्रंट क्लाउड जो है उनको सीक्वेंस से जमाना था। तो वार्म फ्रंट के क्लाउड सबसे पहले जो निम्बो स्टेटस होता है, फिर अल्टो स्टेटस होता है, फिर सिरो स्टेटस होता है और सबसे ऊंचाई में सिरस होता है स्लोप के अकॉर्डिंग। फिर अगला सवाल था फोटोकेमिकल स्मॉग से संबंधित कौन सा है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो कि लॉस एंजलिस स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कारण होता है जो वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला कारण होता है। तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ओजोन और पान बनता है। तो बाकी ऑप्शन में मिथेन वगैरह दिए हुए थे तो वो इससे संबंधित नहीं थे, तो सबसे संबंधित था वो ओजोन, सही था। अगला सवाल था लोकल विंड्स, जो लोकल पवने होती है उनसे संबंधित था। 4 पवने दी हुई थी, उन चारों को 4 जगह से मैच करना था। तो उनमें से 3 ये थी लेवेंटर साउथ स्पेन की, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की और जोंडा अर्जेंटीना की। अगला सवाल था हीट बजट के अंदर स्पेस को वापस रिफ्लेक्ट बैक कितने % होता है। तो हम जानते हैं कि टोटल मिला के जो अल्बिडो होता है वो 30 से लेके 35% अलग अलग जो भूगोलवेताओं ने बताया है। तो उसमें ऑप्शन थे 10%, 20%, 30% और 50%। तो सबसे उपयुक्त है वो 30% होगा जो कि क्रिसफील्ड ने दिया था। अगला सवाल था जो ट्रोपोस्फीयर की हाइट है वो पोल पे और इक्वेटर पे कितनी है, इसके कॉम्बो दिए हुए थे। तो पोल पे हम जानते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर होती है और जो इक्वेटर होती है वहाँ पे 16 से 20 किलोमीटर होती है। तो इस हिसाब से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन याद नहीं है। अगला सेक्शन था वो ओशियनोग्राफी था। इससे सबसे कम सवाल पूछे गए थे, केवल 3 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था टाइडल थ्योरी से संबंधित था। जो विभिन्न टाइडल थ्योरीज है उनको देने वाले वैज्ञानिकों को मैच करना था। तो डायनेमिक थ्योरी है वो लाप्लास ने दी थी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी वेवेल ने, और स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरिस ने, और इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो न्यूटन ने दी थी। इन चारों को मैच करना था। अगला सवाल था जो ओशियन कंपोजिशन के बारे में था, जो उसमें साल्ट्स को बढ़ते से घटते क्रम में लिखना था। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम सल्फेट। और तीसरा सवाल था इसमें कि जो मैक्सिमम सलाइनिटी होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है एवेपोरेशन के कारण। तो ये सही है, मैक्सिमम सलाइनिटी होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही होती है।
और दूसरा स्टेटमेंट था मिनिमम सलाइनिटी है वो मिड लैटिट्यूड में होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। मिनिमम सलाइनिटी है वो होती है पोल्स पर, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघलती है, उसकी वजह से सलाइनिटी है वो कम होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत था। अगला सेक्शन था जियोग्राफिकल थॉट्स। इससे लगभग 13 सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहला सवाल था, होमर ने जो अपने एपिक में जो पवनें दी थी उनकी नेचर और कौन सी दिशा से आ रही है इसको मैच करना था। तो नॉर्थ वाली बोरियस, ईस्ट वाली यूरस और साउथ वाली नोट्स और जो वेस्ट वाली है वो जेप्रस, इनको चारों को मैच करना था। उनका नेचर भी दिया हुआ था, डायरेक्शन भी दी हुई थी और सामने पवनों के नाम लिखे हुए थे। अगला सवाल था जो एक्यूमीन वर्ड है वो किसने दिया था, कौन से विद्वानों ने दिया था, तो ग्रीक्स सही था, ग्रीक्स। और अगला सवाल था जो एलेक्जेंड्रिया है, एलेक्जेंड्रिया में कौन से भूगोलवेताओं ने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इरेटोस्थनीज और हिपार्कस वहाँ के लाइब्रेरियन हेड थे, इन्होंने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट किए थे। अगला सवाल था 4 विद्वान दिए हुए थे, इनमें से कौन सा ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफर नहीं है, तो इसमें किर्क, तुआन और स्ट्रेबो दिया हुआ था और एंट्रकिन दिया हुआ था। तो जो किर्क, तुआन और एंट्रकिन है ये तीनों ह्यूमनिस्टिक है, स्ट्राबो नहीं है। थोड़ा इसमें मैं श्योर नहीं हूँ तीसरे नाम पे, एंट्रकिन में ये था या कोई और था। अगला सवाल था जो 17 वॉल्यूम की जो बुक है वो किसने दी थी, ये स्ट्राबो ने दी थी। तो ये ग्रीक से 3 सवाल पूछ लिए, होमर का, एक्यूमीन का और एलेक्जेंड्रिया वाला। और फिर ग्रीक के बाद में रोमन से, स्ट्राबो से संबंधित 17 वॉल्यूम की बुक का पूछा। फिर अगला सवाल था रीजनल और सिस्टेमेटिक जियोग्राफी का द्विविभाजन, डायक्टोमी किसने दिया, तो ये वारेनियस ने दिया। अगला सवाल डार्विन की थ्योरी के इम्पैक्ट पर था। तो जैसे जैसे डार्विन ने अपनी थ्योरीज दी थी उसी तरह भाई डेविस ने अपना, जैसे नदी की युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वैसे ही अवस्थाएं बताई थी। जैसे डार्विन अपनी एटॉल की स्टेज बताते हैं, एटॉल डेवलपमेंट की। और एक कोई और वैज्ञानिक था। तो जो डार्विन का इम्पैक्ट कौन कौन सी थ्योरीज पे पड़ा, उस पे 4 थे, उनमें से शायद 2 चूज करने थे। अगला सवाल था स्ट्रक्चरलिज्म था, स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित 2 स्टेटमेंट थे और वो दोनों सही थे। इससे अगला सवाल था वो था व्यवहारवाद पे था, स्वीडन के जो किसानों की डिसीजन मेकिंग पर स्टडी किसने की थी, तो इस पर जो बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद के दौरान वॉलपोर्ट ने स्टडी की थी स्वीडन के किसानों पर। अगला सवाल था स्पेशियल एनालिसिस से संबंधित था। तो जो किसी भी एरिया के हम लोकेशनल एनालिसिस कहते हैं, लोकेशनल एनालिसिस करते हैं, वो स्पेशल एनालिसिस के तौर पे जानी जाती है। एक तो ये स्टेटमेंट था, ये सही था। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो स्पेशल एनालिसिस का जो फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी पॉजिटिविज्म में, तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिविज्म के अंतर्गत ही क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आता है। अगला सवाल में 4 बुक दी हुई थी, 4 बुक में से कौन सी मैच नहीं है ये बताना था। 3 बुक सही थी जो नॉर्मल जियोग्राफी की बुक्स थी, और एक जो बुक थी जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था हार्वे, जबकि जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स है वो जॉन्स्टन ने लिखी थी, तो ये ऑप्शन गलत था। अगला सवाल था 4 कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, उन चारों को सामने मैच करना था। तो विटलसी है, विटलसी ने सीक्वेंट ऑक्यूपेंस दिया था। फिर वीवर है, वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन, और स्टॉपर ने इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी दिया था। और फिर वॉन थ्यूनेन ने आइसोलेटेड स्टेट दिया था। तो इन चारों के काम को बताया गया था। और अगला सवाल था 4 बुक दी हुई थी, उनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जमाना था। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, यह किताब है वो कांट की है, वो सबसे पहले। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीच डार्विन की, फिर नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसॉन की, फिर एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी, ये जो पेपर था वो सेपर का था। अगला सेक्शन में हम लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस। जियोमॉर्फोलॉजी में 14 सवाल पूछे गए थे, उसमें से जो 5 सवाल का एक पैसेज पूछा गया था, और वो पैसेज था जियोमॉर्फिक हजार्ड में लैंडस्लाइड से संबंधित था। तो उसमें पहले रिस्क और हजार्ड की डेफिनेशन पे सवाल था, और फिर जो लैंडस्लाइड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पे सवाल थे, जैसे कि उनका वाटर कंटेंट, वहाँ का रॉक की स्ट्रक्चर, स्लोप का एंगल, इस तरीके से इस पे 5 सवाल संबंधित थे। फिर जो अगला सवाल था उसमें
4 टर्म थी और इन 4 टर्म के सामने भूगोलवेत्ता लिखे थे, इनको मैच करना था। तो पेनी प्लेन है वो डेविस ने दिया था, पैडी प्लेन है वो एलसी किंग ने दिया था, पेन प्लेन है वो क्रिकमे ने दिया था और प्राइमरम्प है वो पेंक ने दिया था। अगला सवाल डेविस और पेंक के साइकिल की तुलना के बारे में था कि डेविस ने जो अपना साइकिल दिया उसमें स्ट्रक्चर को वरीयता नहीं दी थी, उन्होंने टाइम को ज़्यादा जोर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, उनका जो साइकिल था वो टाइम डिपेंडेंट था, वो अपने साइकिल को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पेंक ने वापस उसको करेक्ट करके स्ट्रक्चर का भी जोर दिया और जो इन्होंने 2 रेट बताई अपलिफ्टमेंट की और जो घटने की, उस रेट के आधार पे साइकिल बताया था। तो इस पे स्टेटमेंट दिए हुए थे। और अगला सवाल था जियोमॉर्फोलॉजी के 4 वर्क लिखे हुए थे, उन 4 वर्क को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था। तो उसमें एक गिलबर्ट की डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी थी, एक आर्थर पेंक का जो जर्मन टाइटल था जियोमॉर्फोलॉजिकल ऐसा कुछ, और एक जो डेविस का भौगोलिक चक्र था। तो इन 4 को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था। अगला सवाल था कोई भी जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है उसको डिटरमाइन करने के लिए मिनिमम कितने सीस्मोग्राफिक सेंटर चाहिए। तो 3 सेंटर चाहिए होते हैं, उनसे सर्कल निकाल के जो सर्कल तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट एपिसेंटर मतलब डिटरमाइन हो जाता है। अगला सवाल था अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से संबंधित था और इसमें पूछा गया था कि भाई जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो क्या नहीं दिखाता है। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक निकालना था। तो इसमें कुछ वहाँ का डैमेज और कुछ और भी पैरामीटर दिए हुए थे, एक निकालना था। अगला सवाल था वो क्रोमाइट का था। तो क्रोमाइट का जमाव है, क्रोमाइट का जमाव सेग्रीगेशन के द्वारा होता है, मतलब कंसंट्रेशन के द्वारा होता है। तो क्रोमाइट होता है वो भारी होता है। तो जो ये है नीचे वाली जो पेरिडोटाइट जैसी चट्टानें होती है उसमें जमा हो जाता है, क्योंकि भारी है वो अल्ट्रामैफिक होगी, तो अल्ट्रामैफिक चट्टानें। इसके अलावा अगला सवाल था वो 4 फ्लो दिए हुए थे मास मोमेंट के, सोलिफ्लक्शन, डेब्रिस एवेलांच, मड फ्लो और अर्थ फ्लो। इन 4 में से सबसे रैपिड मूवमेंट किसका होता है। तो जो एवेलांच है, डेब्रिस एवेलांच है, ये सबसे ज़्यादा रैपिड होता है, इसको छांटना था। अगला सवाल वैली स्लोप या स्लोप से संबंधित कुछ था, वो ज़्यादा मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे। और इससे अगला सवाल था केमिकल वेदरिंग से संबंधित था। तो केमिकल वेदरिंग जो 4 पॉइंट में लिखे हुए थे उनमें से केमिकल वेदरिंग किस किस में होती है, गुच्छों में छांटना था। तो केमिकल वेदरिंग में एक तो आयरन रस्टिंग था, जंग लगना, तो ये केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। इसके अलावा एसिड एक्शन, जैसे एसिड रेन होती है तो चट्टानें गल जाती है, तो ये भी केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। इसके अलावा फेल्सपार का अल्ट्रेशन जो हाइड्रोलाइसिस में होता है, ये भी केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। एक जो दिया था फ्रैक्चर का था, फ्रैक्चर वाला फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, उसको हटा देना था और इन 3 को केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत रखना था। अगला सेक्शन हम लेते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी का। इससे लगभग 9 सवाल पूछे गए थे और इन 9 सवाल में जो 5 सवाल थे उसमें एक रॉबर्ट माल्थस का पैसेज दिया हुआ था। इस पैसेज के अंतर्गत एक तो पूछा गया था भाई रॉबर्ट माल्थस कैसे थे। तो रॉबर्ट माल्थस निराशावादी, पेसिमिस्ट थे। दूसरा पॉपुलेशन और रिसोर्स का उन्होंने कैसा रिलेशनशिप बताया, इस पे सवाल था। तो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ती है रिसोर्स के बजाय, ये रिलेशनशिप बताना था। और 70th सेंचुरी प्लेग है वो कब फैला था, तो 70th सेंचुरी में, ये भी पैसेज में दिया हुआ था। और एक स्टारवेशन पे कुछ सवाल था। तो इस तरीके से 5 सवाल रॉबर्ट माल्थस के पैसेज में से ही थे, वो बहुत सिंपल पैसेज था। अगला सवाल था अर्बन डिक्लाइन के क्या क्या कारण होते हैं, इन कारणों को गुच्छों में छांटना था। तो अर्बन डिक्लाइन में ट्रांसपोर्टेशन का था, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का था, एक क्लाइमेट चेंज भी दिया हुआ था और एक प्रशासनिक कारण थे। इन चारों में से छांटना था। तो एक्यूरेटली मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता। जो ट्रांसपोर्टेशन है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अर्बन डिक्लाइन के कारण होते ही है, पर क्लाइमेट चेंज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगला सवाल था फंक्शन ऑफ अर्बन एरिया नहीं है। तो अर्बन एरिया के फंक्शन कौन सा नहीं है, तो एक प्राइमरी एक्टिविटी फिशिंग एंड फार्मिंग दिया हुआ था, ये छांटना था। बाकी 3 जो उसके फंक्शन है वो थे ही।
अगला सवाल था किसी भी जगह का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेसिक लिविंग कंडीशन देखनी हो तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंडिकेटर है वो मतलब कौन सा उपयुक्त होगा, मतलब क्या सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ की मतलब उस देख सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त है वो IMR होता है। IMR ज़्यादा होती है तो वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत पुअर है और वहाँ की जो बेसिक लिविंग कंडीशन एंड हेल्थ है वो भी बहुत पुअर होती है। और एक स्टेटमेंट दिया हुआ था पॉपुलेशन जियोग्राफी का, और उसमें पॉपुलेशन जियोग्राफी की अहमियत और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। तो वो उसमें जो ऑप्शन थे वो G.T. टिवार था, क्लार्क और एक दो और डेमोग्राफर थे, तो उनमें से शायद वो G.T. टिवार तक का स्टेटमेंट था। अगला सेक्शन लेते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी का। इसके अंतर्गत 11 सवाल पूछे गए थे। इसमें इकोनॉमिक जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन जियोग्राफी, एग्रीकल्चर जियोग्राफी और रीजनल प्लानिंग सेक्शन सम्मिलित हैं। तो इसमें जो पहला सवाल था वो HDI 2021 की रैंक के हिसाब से कंट्रीज को जमाना था। तो सबसे जो पहली रैंक थी वो स्विट्जरलैंड की थी, नॉर्वे की दूसरी थी, आइसलैंड की तीसरी थी और बाद में ऑस्ट्रेलिया थी। इस सीक्वेंस से जमाना था। फिर एक स्टेटमेंट दिया हुआ था एन एरिया इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये किसने दिया था? तो ये गुन्नार मेडल ने दिया था। और अगला सवाल था वो ग्रोथ पोल थ्योरी का था। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। उन 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना था। तो इसमें जो था एक स्टेटमेंट था वो पेरू से संबंधित था, भाई पेरू ने ग्रोथ पोल के बारे में बताया। फिर दूसरा बोर्डविले का था और तीसरा ट्रिकलिंग डाउन का था और चौथा पोलराइजेशन का था। तो जो बोर्डविले वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत था और एक ट्रिकलिंग डाउन और पोलराइजेशन में से एक गलत था और जो पेरू का था वो सही था। अगला सवाल था स्पेशियल इंटरेक्शन को दर्शाने के लिए भाई ग्रेविटी मॉडल यूज किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए थे और एक मतलब 3-4 स्टेटमेंट थे। और फिर जो एमी हर्स्ट ने जो अपना मॉडल बनाया था तो उसमें जो फिजिक्स से जो हीट ट्रांसफ़र के मेथड होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन वगैरह, उनको यूज़ किया था। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट थे। तो जो स्पेशियल इंटरेक्शन के लिए ग्रेविटी मॉडल हम यूज़ करते हैं और इसके साथ ही जो एमी हर्स्ट ने इस पर डिटेल्ड काम किया था काफ़ी अपनी किताब में। पर जो ये वाला जो पूछा गया था फिजिक्स वाला कि भाई ये ऐसा उन्होंने किया कि नहीं किया, भाई इसको रेडिएशन को वगैरह को लिया नहीं, तो उनका जो काम था भाई स्पेशल इंटरेक्शन में भाई आइडिया का भी ट्रांसफ़र होता है और पीपल्स का भी ट्रांसफ़र होता है और गुड्स का भी ट्रांसफ़र होता है। एक स्टेटमेंट ये भी था तो ये सही था। इसके अलावा ग्रेविटी मॉडल वाला भी सही था। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि भाई रेडिएशन, कंडक्शन, ये वाले मेथड यूज़ किए थे कि नहीं किए थे, तो लग तो ऐसे रहा है कि जैसे आइडिया ट्रांसफ़र होता है वैसे ही उष्मा का ट्रांसफ़र होता है, वैसे सही होना चाहिए। बाकी जो ऑथेंटिक बुक में क्या लिखा है उसी के हिसाब से सही होगा। अगला सवाल था ये ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी से था कि उलमैन की थ्योरी में जो उलमैन ने एसेंशियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 एलिमेंट कौन कौन से बताए। तो एक संपूरकता, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी और तीसरा इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी यानी अंतरावलिक अवसर। ये तीनों जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन था वो वान थ्यूनेन की जो पेटियां हैं एग्रीकल्चर की, उन पेटियों को सेंटर से बाहर की ओर जमाना था। तो उसमें जो पहली पेटी थी दुग्ध वाली, दुग्ध और वेजिटेबल्स की, और दूसरी पेटी जो टिम्बर के लिए थी, फिर जो विदाउट फैलो जो एग्रीकल्चर था, और चौथा जो उसमें जो दिया गया था ऑप्शन वो एनिमल रेंचिंग का था। तो इन चारों को सीक्वेंस से जमाना था। इसके बाद जो स्टील प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन वाली कंट्री कौन सी है, तो वो चाइना है। इसके अलावा एक सवाल ट्रेड से संबंधित था। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो कौन सी कंट्री करती है, लगभग ऐसा था, इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो चाइना करता है। अगला सवाल वेबर की थ्योरी के बारे में था। वेबर की थ्योरी के 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। एक तो भाई वेबर की थ्योरी में वेबर डिटरमाइन करता है कि मैन है वो इकोनॉमिक मैन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा वेबर की थ्योरी में इसमें एक स्टेटमेंट कि भाई वेबर एग्लोमरेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत है। एग्लोमरेशन को भी ध्यान में रखता है वेबर। ये था और 1-2 स्टेटमेंट और थे। इसके अलावा सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन फॉरेस्ट पे सवाल था। तो सिलिकॉन वैली है वो सैन फ्रांसिस्को सिटी के नज़दीक है, एक स्टेटमेंट ये था। और एक था सिलिकॉन जो फॉरेस्ट है
वो जो है सिएटल शहर के नज़दीक है, शायद सिएटल शहर से थोड़ा नज़दीक ही है, तो शायद ये भी सही था। और अगला सवाल था वो या तो मैग्नीज था या मैग्नेटाइट था, ऐसा समथिंग था। उसमें जो प्रोड्यूसिंग 2 इलाके दे रखे थे, 2 एरिया दे रखे थे, वो एरिया किस कंट्री के हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ऐसे ऑप्शन थे, उसमें से सही करने थे, तो वो अटपटे नाम थे। अगला सेक्शन है प्रैक्टिकल जियोग्राफी या जियोग्राफिकल जो टेक्निक्स है इसके बारे में। तो इस सेक्शन से 5 सवाल पूछे गए थे, मतलब बहुत कम सवाल पूछे गए थे। तो इसका पहला सवाल था अल्टीमेट्रिक फ्रिक्वेंसी कर्व है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन थे स्पॉट हाइट था, कंटूर था, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी था। तो इसमें जनरली ये स्पॉट हाइट्स की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करके बनाए जाते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, क्यों काफ़ी मतलब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। हाँ, अगला सवाल था कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो 4 प्रकार है वो दिए गए थे। तो सेक्शंस या फिर हम जो होमोजेनियस ग्रुप बनाते हैं वो बनाते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगला था इन चारों को इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी और एक्सरे, इनको बढ़ते वेवलेंथ से घटते वेवलेंथ की ओर बनाना है, बड़े से छोटे वेवलेंथ की ओर जमाना था। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ इंफ्रारेड की होगी, फिर विजिबल की, फिर यूवी की और छोटी होगी एक्सरे की। फिर था कार्टोग्राम क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है वो ऑप्शंस में से चूज करनी थी। तो कार्टोग्राम एक ऐसे मैप होते हैं जिस पे क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पुट कर सकते हैं। फिर जो अगला सवाल था वो सैम्पलिंग का था। इसमें जो मीन ऑफ मीन्स जो सैम्पलिंग में होता है वो भाई कितना होगा, इक्वल होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। तो इसने जो दिया था वो फिनिट पॉपुलेशन दिया था, और फिनिट पॉपुलेशन में हमेशा जो पॉपुलेशन मीन के बराबर ही मीन ऑफ मीन्स होगा सैम्पलिंग में। अगला सेक्शन है पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जियोग्राफी का। इससे 10 सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल था जिसमें 4 कंट्री दे रखे थे, उसमें से कौन सा नेशन स्टेट नहीं है। तो उसमें जापान था, इजिप्ट था और बेल्जियम था और एक और कंट्री था। तो बेल्जियम में 3 या 4 लैंग्वेज बोली जाती है और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए वो नेशन स्टेट नहीं है। अगला सवाल था जिसमें 4 बुक्स दे रखी थी, उसमें 4 बुक्स में से 80 महान की कौन कौन सी बुक्स है, इसके बारे में सवाल था। तो इसमें एक जो बुक थी वो मैकेंडर की थी, जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ द हिस्ट्री, तो वो बुक नहीं थी। और 80 महान की जो 3 बुक थी उसमें लाइफ ऑफ नेल्सन थी, इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर बुक्स थी। ये तीनों बुक्स 80 महान की थी। अगला सवाल था इंसुलर कंट्रीज़ के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे थे कि भाई इंसुलर कंट्रीज़ है इनको बहुत एडवांटेज होता है, और वो एडवांटेज इस वजह से होता है क्योंकि वो उनकी जो लोकेशन होती है वो समुद्र किनारे होती है, तो ट्रेड में भी उनको फ़ायदा होता है और जियो स्टैटिक रूप से भी फ़ायदा होता है। तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट थे और दोनों स्टेटमेंट सही थे। और दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। अगला सवाल था जो ओपेक जब बना 1960 में, तो उस समय उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे। तो 5 देश दे रखे थे, उनमें से जो 1960 में जो मेंबर बने उनके बारे में बताना था। तो 5 में सऊदी अरब, इराक और ईरान, ये तीनों तो उसी टाइम बने थे। और जो 2 देश दे रखे थे इंडोनेशिया और लीबिया, वो बाद में बने थे 1962 में। तो इन तीनों का गुच्छा बना के जो सही आंसर था। अगला सवाल था जाति की विशेषताओं से संबंधित था। तो ये जाति की विशेषता है वो कौन सी नहीं है। तो उसमें कुछ जाति की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सवाल था। अगला सवाल था नो रिलीजन की जो पॉपुलेशन है वो सर्वाधिक से कम की ओर उनको जमाना था। इसमें लैटिन अमेरिका भी था, ईस्ट यूरोप था, ईस्ट एशिया था और एक एंग्लो अमेरिका था। तो इनको चारों को सीक्वेंस के हिसाब से जमाना था। अगला सवाल था इलेक्ट्रल जियोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसके बारे में था। इसमें 5 ऑप्शन थे, उन 5 में से सही को चूज करना था। तो इसमें जो जियोग्राफी ऑफ सिंबल,
और जियोग्राफी ऑफ वोटिंग मार्जिन हम नहीं पढ़ते, जियोग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, जियोग्राफी ऑफ वोटिंग बिहेवियर पढ़ते हैं, इन सारे बारे में पढ़ते हैं। 2 ऑप्शन उसमें से निकालने थे, एक तो जियोग्राफी ऑफ सिंबल ऐसा नहीं पढ़ते, और जियोग्राफी ऑफ वोटिंग मार्जिन, ये हमारा काम नहीं होता जियोग्राफर्स का। अगला सवाल था नॉरिशमेंट स्टेटस के रूप में। तो अफ्रीका के जो विभिन्न एरियाज दिए हुए थे उसमें नॉरिशमेंट का स्टेटस सबसे पुअर किसका है, पुअर से थोड़ा बेटर की ओर जमाना था। तो हम देखते हैं कि सबसे जो पुअर कंडीशन है वो वेस्ट अफ्रीका की है। तो वेस्ट अफ्रीका को सबसे पहले जमाना था, उसके बाद में दूसरी जगह को जमाना था। उसमें दूसरे ऑप्शन थे, ईस्ट अफ्रीका भी था और एक नॉर्थ अफ्रीका था और एक सब सहारन रीजन था। इसके अलावा जो 2 सवाल थे वो लैंग्वेज से थे। लैंग्वेज वाला सेक्शन सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी में जो इंडिया के रेफरेंस में दिया हुआ है, तो उससे 2 सवाल थे और दोनों एक दूसरे के थोड़े से मतलब रिलेट कर पा रहे थे, उससे मतलब ऑप्शन अपन चूज़ कर देते। पहले सवाल में तो 4 लैंग्वेज दी हुई थी, उसमें खासी, मुंडा और शायद बोडो थी, एक आध कोई और थी। इन चारों को उनकी भाई ये कौन सी नॉर्थ द्रविडियन है, कास्ट्रिक है, लैंग्वेज के ग्रुप से जमाना था। और अगले सवाल में था कुछ स्टेटमेंट थे, इन स्टेटमेंट से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो एक स्टेटमेंट था भाई निकोबारी पीपल है वो नॉर्थ द्रविडियन बोलते हैं, ऐसा कुछ था। तो मतलब ये निकोबारी वाला गलत था, तो इसमें सही वाला चूज करना था। अगला सेक्शन है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इससे लगभग 13-14 सवाल पूछे गए थे। जो पहला सवाल था वह पासेज के रूप पर था, थाल घाट, असीर घाट, पाल घाट और सैनकोटा गैप। इन चारों के 4 ऑप्शन सामने दे रखे थे, एक ऑप्शन गलत है, उसको चूज करना था। तो थाल घाट के आगे अहमदाबाद लिखा हुआ था, तो जो कि ये गलत है। असीर घाट इटारसी लिखा हुआ था, उससे कनेक्ट करता है। पाल घाट कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है। सैनकोटा गैप है वह तिरुनवेली को कनेक्ट करता है। अगला सवाल था हिमालय के फॉल्ट्स के बारे में था। तो हिमालय के फॉल्ट्स में साउथ से नॉर्थ में जमाना था उनको सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट और फिर इंडस सांगपो सचर जोन। फिर अगला सवाल था सीस्मिक रिस्क कौन से जोन में सबसे कम है। तो एक गंगई रीजन लिखा हुआ था, एक कावेरी बेसिन लिखा हुआ था, एक कोंकण तट था और एक बघेलखंड था। तो इसमें अगर देखें तो ये जो बघेलखंड है ये सिल्ड वाला इलाका है, तो इसके अंदर जो सिस्मिक रिस्क है वो कम होगी। ये सिस्मिक जोन 2nd में आएगा बघेलखंड, बाकी वाले उससे हायर में आएंगे, तो वहाँ सिस्मिक रिस्क ज़्यादा होगी। अगला सवाल था जो सहायक नदियों के ऊपर था। तो चंबल की सहायक नदी काली सिंध है, ताप्ती की पूर्णा, यमुना की सिंध और महानदी की सेवनाथ, इन चारों से जमाना था। अगला सवाल था 2011 की जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में जब सेंसस की गई थी तो उस सेंसस में कुछ नए एडिशन हुए थे कुछ डेटा का। तो उसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। तो एक स्टेटमेंट था कि भाई मेल और फीमेल के अलावा अदर सेक्स का भी ऑप्शन ऐड किया, तो बिल्कुल ऐड किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ऑप्शन दिया था भाई कि भाई इसमें डिसेबल्ड की कैटेगरियाँ ऐड की थी, तो डिसेबल की कैटेगरियाँ ऐड की गई थी इसके अंदर। रेंटियर्स, तो रेंटियर्स के बारे में भी ऐड किया गया था। एक और था वो शायद नहीं किया गया था। अगर PIB के प्रेस नोट को देखें तो उसमें वो कैटेगरी नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित थी, तो वो शायद उसको हटाना था, बाकी तीनों को रखना था। अगला सवाल था उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे। सर हिंद नहर है, सर हिंद नहर के राजस्थान की इम्पोर्टेंट परियोजना है। तो सर हिंद नहर राजस्थान की इम्पोर्टेंट परियोजना नहीं है, तो ये गलत था। इसके अकॉर्डिंग बाकी वाले कुछ 1-2 और स्टेटमेंट थे। एक था आकांक्षी जिला प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से चूज करना था कि भाई कौन कौन से इसमें किए जाते हैं। अगला था माटा टीला परियोजना। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान की इम्पोर्टेंट परियोजना है, तो ये राजस्थान की नहीं है, ये MP UP की है। अगला सवाल था प्री मानसून रेन का। तो प्री मानसून रेन में 4 इलाके दे रखे थे और उनके चारों के सामने रेन दे रखी थी, जैसे कि काल बैसाखी पश्चिम बंगाल वहीं की है, बारदोली छीड़ा असम की वो भी वहीं की है, मैंगो शॉवर कर्नाटका की वो भी ठीक थी, जबकि
एक रैन थी चेरी ब्लॉसम, वो आंध्र प्रदेश दे रखी थी, वो गलत थी। आंध्र प्रदेश में चेरी ब्लॉसम नहीं होती है, तो वो गलत ऑप्शन चूज करना था। अगला सवाल था, उसमें 4-5 कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे, जैसे कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर लंबा है, ऐसा कुछ था। बकिंगम नहर है नेशनल वाटरवेज 5 का पार्ट है, जबकि 4 का है, तो ये गलत था। कुछ ऐसे 3-4 स्टेटमेंट दे रखे थे भारत से संबंधित, उनमें से सही चूज करने थे। अगला सवाल था कल्चरल रीजन के ऊपर। तो कल्चरल रीजन जो हाड़ौती है वो राजस्थान लिखा हुआ था, उसके आगे मालवा पंजाब लिखा था। हम जानते हैं कि मालवा एमपी वाला, मालवा को तो जानते हैं, पर पंजाब में भी मालवा का मैदान है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मालवा पंजाब से सही था। खानदेश, जिससे जलगांव वगैरह नए जिले बने, यह महाराष्ट्र, ये भी सही था। 2 जो थे बघेलखंड और रोहिलखंड, वो उसमें अलग राज्य लिखे हुए थे, तो वो हटाने थे। सिर्फ ये 3 सही है, हाड़ौती, मालवा और खानदेश। अगले स्टेटमेंट में एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में स्टेटमेंट था कि भाई 1000 से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन के जो इलाके हैं उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई, तो ये सही था। एक था कि भाई केरल के जो इल्मेनाइट मिलता है वहाँ मोनोजाइट का काफ़ी अच्छा कंसंट्रेशन पाया जाता है, मोनोजाइट जो कि थोरियम का भंडार है, तो वो भी सही था। एक गन्ने की पिराई के बारे में था, गन्ने का क्रशिंग टाइम, शुगर कैन का जो क्रशिंग सीजन है उसके बारे में था। उसमें यह कहा था कि महाराष्ट्र की जो क्रशिंग सीजन है वो ज़्यादा होती है यूपी से, तो यह गलत था। और अगले सवाल में था मैक्सिमम जो इरिगेशन है भारत में वो ट्यूबवेल से किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत था। मैक्सिमम इरिगेशन है वो ट्यूबवेल से न किया जाके कैनाल से किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो मेमोरी बेस्ड 99 क्वेश्चन है। एक आध सवाल कुछ याद नहीं आ रहा है, जैसे शायद एक बनास का सवाल था, तो शायद वो इसी के अंदर था, क्योंकि 4-4, 5-5 स्टेटमेंट दे रखे थे। तो कुल मिला के जो ये पेपर था वो पिछले वाले पेपर के बजाय सरल था, तो कट ऑफ थोड़ी सी इस बार बढ़ेगी। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।